इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको सत्ता की साझेदारी का एक परिचय दूंगी, जिसमें आपको सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, उसकी विशेषताएं और उससे उससे अनुकृत क्वेश्चंस बताया जाएगा। ओह यार, नमस्कार, मेरा नाम है कशिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजनीतिक विज्ञान के पाठ 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हम आज सत्ता की साझेदारी का एक परिचय से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको सत्ता और सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा। हम इस वीडियो में बिहार में क्या पंचायती राज व्यवस्था होती है उसके बारे में भी विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। सत्ता की साझेदारी। हम अक्सर सुनते हैं कि आज ये पार्टी सत्ता में है, आज वो पार्टी सत्ता में है। सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है शक्ति, ऐसी शक्ति जिससे लोगों के ऊपर शासन किया जा सकता है, लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर राज किया जा सकता है। ऐसी शक्ति को राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक शासन कहा जाता है। सत्ता को विभिन्न हाथों में देना, यानी कि सत्ता की साझेदारी को सुनिश्चित करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता सत्ता अगर एक, यानी कि सत्ता का बंटवारा करना, उसको हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता का बंटवारा, ऐसा बंटवारा जहां पर शासन संबंधी राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर या अलग अलग हाथों में होती है। लोकतंत्र जनता का शासन है। यहाँ सत्ता यानी शासन की शक्ति एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। भारत के लोग सत्ता की साझेदारी में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष साझेदारी जैसे कि राज्य व केंद्र की साझेदारी आज की सत्ता में। भारत में सत्ता राज्य व केंद्रीय सरकार में बंटी हुई है। अन्य शब्दों में सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता का बंटवारा, ऐसा बंटवारा जहां पर शासन संबंधी राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर या अलग अलग हाथों में दी जाती है। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। हम अब सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। सत्ता में साझेदारी दो तरीके की होती है। एक होती है संघात्मक व्यवस्था, यानी कि दोहरी सरकार। यहाँ सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न राज्यों के बीच बंटी रहती है। जैसे कि भारत, अभी अभी मैंने बताया कि भारत में दो तरीके की सरकार है, राज्य व केंद्रीय सरकार। राज्य व केंद्रीय सरकार इकट्ठी काम करती हैं। यहाँ कुछ कुछ निर्णय राज्य सरकार लेती है व कुछ निर्णय केंद्रीय सरकार लेती है, पर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के नीचे होती है। दोहरी सरकार यानी कि संघात्मक व्यवस्था भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी है। एकात्मक व्यवस्था यानी कि इकहरी सरकार, यहाँ सत्ता केंद्र में निहित होती है। शासन का एक ही स्तर होता है, जैसे कि ब्रिटेन में एक ही सत्ता होती है, वो केंद्रीय सरकार होती है, वहां कोई राज्य सरकार नहीं होती है। हम अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। संघीय शासन मतलब दोहरी सरकार की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोहरी सरकार कौन सी होती है, केंद्र व राज्य। लिखित संविधान, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में एक लिखित संविधान है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में सबसे बड़ा है। शक्ति का बंटवारा,
संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र व राज्य सरकारों में बंटी रहती है। हम भारत में 3 तरीके की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। केंद्र सूची 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार। केंद्रीय सूची में 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इस सूची में सुरक्षा, वित्त व संचार जैसे केंद्र आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। इस सूची में भूमि, कृषि व पुलिस जैसे भाग आते हैं। और समवर्ती सूची, यह एक ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों केंद्र व राज्य के पास होता है। इस सूची में 47 विषय हैं। इस सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे विषयों के बारे में विषयों का वर्णन है। और इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास होता है। हम संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। एक और उसकी विशेषता ये है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, इसका मतलब फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका से हमारा मतलब है कोर्ट। भारत में 3 तरीके के कोर्ट यानी कि न्यायपालिका होते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट एंड सेशंस कोर्ट, ग्राम कचहरी यानी कि ग्राम पंचायत। हम अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को हम विस्तार में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्ति 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक जो केंद्र सरकार पास रहती है और एक राज्य सरकार पास रहती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय सतर की सरकार जिससे अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे सतर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। प्रत्येक सतर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। अगर कोई कानून राज्य सरकार ने बनाया है तो उसके लिए वो खुद उत्तरदायी है, और अगर कोई कानून केंद्रीय सरकार ने बनाया है तो उसके लिए केंद्रीय सरकार उत्तरदायी है। अलग अलग सदर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सबसे बड़ी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता यही है कि दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर काम कर रही हैं, जिससे कि नागरिक समूह का ज्यादा से ज्यादा शुभचिंतक होते हैं। संघीय व्यवस्था का गठन। अब हम संघीय व्यवस्था के गठन के बारे में पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था का गठन 2 तरीके से होता है। कई बार कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से गठन संघीय राज्य के उदाहरण हैं। दूसरा तरह की संघीय व्यवस्था का गठन होता है, इसमें राज्य और केंद्र के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे कि भारत, बेल्जियम और स्पेन। यहाँ मैंने पहले भी बताया, यहाँ सत्ता यानी कि शक्ति 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा जो केंद्रीय सरकार पास रहता है और एक हिस्सा जो राज्य सरकार पास रहता है। अब हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है, अब हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान की 2 तरीके की सरकार की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में 2 तरीके की सरकार की व्यवस्था करी गई है। पहली है संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार एक केंद्रीय सरकार कहते हैं। एक सरकार है जो पूरे देश के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है, वो है केंद्रीय सरकार। और प्रत्येक राज्य, दूसरी सरकार जो है वो है प्रत्येक राज्य की सरकार। प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार, जिसे हम प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है।
हमारे भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा बहुत ही स्पष्ट रूप से अलग-अलग कर दिया गया है, ताकि बाद में जाके कोई भी चेंजेस ना करने पड़े। संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय, संघ सूची वो है जो केंद्र सूची, जिसमें 97 विषय हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। उसमें पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग आदि विषय रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है। स्थानीय महत्व के विषय स्थानीय महत्व के विषयों यथा जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि को राज्य सूची में रखा गया है और इस राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास ही है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती क्षेत्र में रखा गया है। इसमें 47 विषय आते हैं। स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में स्थानीय स्वशासन है, पर स्थानीय स्वशासन होता क्या है? जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन उस क्षेत्र के लोगों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहलाते हैं। या जैसे कि ग्राम पंचायत। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी गांव में कुछ भी निर्णय लेना होता है तो गांव के ही बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन मतलब निर्णय ले लेते हैं। और ये एक 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 उनमें सरपंच होता है और बाकी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सो एक ऐसा शासन जिसको उस क्षेत्र के लोग अथवा प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाए, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कशिश और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजनीतिक विज्ञान के पाठ 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में समझाऊंगी। इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी का एक परिचय से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको सत्ता की साझेदारी के बारे में विस्तार रूप से समझाया जाएगा। उसके बाद हम संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संघीय शासन व्यवस्था और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा। उसके बाद हम भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको परीक्षा में अक्सर आने वाले कुछ प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। सत्ता की साझेदारी। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार सुना है कि आज ये पार्टी सत्ता में है, आज वो पार्टी सत्ता में है। तो उस सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता मतलब शक्ति। एक ऐसी शक्ति जिससे हम लोगों के ऊपर शासन कर सकते हैं, जनता के ऊपर राज कर सकते हैं। ऐसी शक्ति जो हमें लोगों के ऊपर शासन करने का ऐसी शक्ति जो हमें लोगों के ऊपर शासन करने का राइट यानी कि हक देती है, उसका मतलब होता है राजनीतिक शासन। सत्ता की साझेदारी। भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र जनता का शासन है। यहाँ सत्ता यानी शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। इसका उदाहरण है चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना। जैसे कि आंदोलन से भारत के लोग सत्ता की साझेदारी में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष साझेदारी जैसे कि राज्य व केंद्र की साझेदारी आज की सत्ता में। भारत में सत्ता राज्य व केंद्रीय सरकार में बंटी हुई है। अन्य शब्दों में सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता का बंटवारा। ऐसा बंटवारा जहां पर शासन संबंधी राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर या अलग-अलग हाथों में दी जाती है।
सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। हम अब सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। सत्ता में साझेदारी दो तरीके की होती है। एक होती है संघात्मक व्यवस्था यानी कि दोहरी सरकार। यहाँ सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न राज्यों के बीच बंटी रहती है। जैसे कि भारत। अभी-अभी मैंने बताया कि भारत में 2 तरीके की सरकार है, राज्य व केंद्रीय सरकार। राज्य व केंद्रीय सरकार इकट्ठी काम करती हैं। यहाँ कुछ कुछ निर्णय राज्य सरकार लेती है व कुछ निर्णय केंद्रीय सरकार लेती है, पर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के नीचे होती है। दोहरी सरकार यानी कि संघात्मक व्यवस्था भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी है। एकात्मक व्यवस्था यानी कि इकहरी सरकार। यहाँ सत्ता केंद्र में निहित होती है। शासन का एक ही स्तर होता है, जैसे कि ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक ही सत्ता होती है, वो केंद्रीय सरकार होती है, वहां कोई राज्य सरकार नहीं होती है। हम अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। संघीय शासन मतलब दोहरी सरकार की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोहरी सरकार कौन सी होती है, केंद्र व राज्य। लिखित संविधान। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में एक लिखित संविधान है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में सबसे बड़ा है। शक्ति का बंटवारा। संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र व राज्य सरकारों में बंटी रहती है। हम भारत में 3 तरीके की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। केंद्र सूची। केंद्र सूची 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार। केंद्रीय सूची में 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इस सूची में सुरक्षा, वित्त व संचार जैसे केंद्र आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। इस सूची में भूमि, कृषि व पुलिस जैसे भाग आते हैं। और समवर्ती सूची, यह एक ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों केंद्र व राज्य के पास होता है। इस सूची में 47 विषय हैं। इस सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे विषयों के बारे में विषयों का वर्णन है, और इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास होता है। हम संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। एक और उसकी विशेषता ये है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, इसका मतलब फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका से हमारा मतलब है कोर्ट। भारत में 3 तरीके के कोर्ट यानी कि न्यायपालिका होते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेशंस कोर्ट, ग्राम कचहरी यानी कि ग्राम पंचायत। हम अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को हम विस्तार में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्ति 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक जो केंद्र सरकार पास रहती है और एक राज्य सरकार पास रहती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय सतर की सरकार जिससे अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे सतर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। प्रत्येक सतर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। अगर कोई कानून राज्य सरकार ने बनाया है तो
उसके लिए वो खुद उत्तरदायी है, और अगर कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, तो वो उसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। अलग-अलग सदर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सबसे बड़ी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता यही है कि दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर काम कर रही हैं, जिससे कि नागरिक समूह का ज़्यादा से ज़्यादा शुभचिंतक होते हैं।